जो रेपो रेट है उसको 5.25% के ऊपर अनचेंज्ड छोड़ दिया है। जिस तरीके से नॉर्मल हाउस होल्ड्स अपने लिए लोन लेते हैं, उसी तरीके से इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ ओरिजिनल टैरिफ नहीं है, बल्कि जवाब है। ग्लोबल डिमांड भी कम हो सकती है इसकी वजह से। सबसे पहले तो आरबीआई का स्टैंड न्यूट्रल, मतलब रेट्स जो हैं वो फिलहाल के लिए स्टेबल हैं। हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज हमारा इकोनॉमिक्स बिहाइंड द न्यूज़ का थर्ड सेशन है और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी एक बार सेशन को प्लीज़ ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स बिहाइंड द न्यूज़ के 2 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। उन 2 सेशंस में हम लोगों ने एक एक हफ्ते के इकोनॉमिक न्यूज़ को समझा है, फैक्ट्स को लर्न किया है और उसके पीछे के लॉजिक को भी अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में समझ लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में आपके जो न्यूज़ कवर होने वाली है वो 3 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक की है। सो लेट्स बिगिन। एंड जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि इससे पहले के हुए 2 वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, जो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। सो आज के सेशन की हमारी पहली न्यूज़ है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू जो रेपो रेट है उसको 5.25% के ऊपर अनचेंज्ड छोड़ दिया है। इस तरीके के आरबीआई स्टैंड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल स्टैंड्स। जब बेसिकली आरबीआई किसी भी तरीके का कोई चेंज रेट में नहीं दिखाता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल स्टैंड्स। इसके कंपैरिजन में आरबीआई का एक और स्टैंड है जिसे हम कहते हैं अकोमोडेटिव स्टैंड्स। तो जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, प्राइसेस स्टेबल हैं, लॉन्ग रन में भी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में आरबीआई अपना स्टैंड अकोमोडेटिव बना देता है। इसका मतलब है कि वो ग्रोथ की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। और आरबीआई को इकोनॉमी में अगर ग्रोथ या डिमांड को बढ़ाना हो तो उसका सीधा सा तरीका ये है कि वो रेपो रेट को कम कर दे। रेपो रेट के बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली ये वो रेट है जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कंट्री का सेंट्रल बैंक नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है या उनकी किसी भी तरीके की लिक्विडिटी रिलेटेड डेफिशिएंसी को पूरा करता है। सो इस रेपो रेट को कम करने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं और यही सस्ते में अवेलेबल फंड्स आगे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को भी ट्रांसफर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई काफ़ी ईजी हो जाती है, जो इवेंचुअली डिमांड को बढ़ावा देती है। डिमांड को बढ़ावा देने का मतलब है कंट्री के जीडीपी को बढ़ाना। तो ये स्टैंड्स अकोमोडेटिव स्टैंड्स में काउंट होता है। राइट नाउ क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स स्टेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्रोथ नंबर्स भी स्टेबल हैं और अपनी पेस से आगे बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई ने रेट को चेंज नहीं किया है और उसको 5.25% पे पहले जैसे ही रखा हुआ है। आरबीआई इस टाइम पर अकोमोडेटिव स्टैंड्स क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ग्रोथ पे ध्यान देते देते आरबीआई को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कभी इग्नोर नहीं करना होता है, विच इज़ प्राइस कंट्रोल। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मतलब ये भी है कि आप गुड्स के या सर्विसेज के प्राइजेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रेपो रेट को एक लेवल के नीचे कम करना इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा, जो अगेन आरबीआई को नहीं चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए इस वक्त जो स्टैंड है वो न्यूट्रल स्टैंड है, जिसमें आपका रेपो रेट चेंज्ड नहीं है, सेम है एज बिफोर, विच इज़ 5.25%। अब हम देखते हैं इसके पीछे के कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, मतलब बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ों को जो हमारी इस न्यूज़ से अलग अलग फैक्टर्स या इकोनॉमिक एजेंट्स को अफेक्ट करने वाली हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो तो विदाउट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अपने पेस पर होती ही रहेगी, तो उस चीज़ में कोई रुकावट एज सच नहीं आने वाली है। एंड उसके साथ साथ आरबीआई के पास फ्यूचर में डोर्स ओपन भी हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो रेट कट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास रूम है रेट कट करने का, इन फ्यूचर अगर कभी रिक्वायर्ड हो तो किया जा सकता है। अब जहाँ तक हाउस होल्ड्स और फर्म्स की बात है, तो उनके लिए जो बोरोइंग कॉस्ट्स है, लोन लेने की जो कॉस्ट्स हैं, वो इस टाइम पर
स्टेबल नज़र आ रही हैं। सिंस रेट को चेंज नहीं किया है तो बोरोइंग कॉस्ट्स में काफ़ी स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। हमारे लिए लोन का पैसा लेना बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी नहीं है, इस बात का ये मतलब है। तो इन्वेस्टर्स का भी इस चीज़ से इक्वली फ़ायदा है, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मल हाउस होल्ड्स अपने लिए लोन लेते हैं उसी तरीके से इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेते हैं। दोनों ही पार्टीज़ के लिए, दोनों ही इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए इस टाइम पे स्टेबिलिटी है, जिसके वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, देन मैक्रो पॉलिसी के टर्म्स में एक न्यूट्रल स्टैंड जो है वो आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी देगा। इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो वो रेट बढ़ा सकती है, उसके साथ साथ कोई सरप्राइजिंग मार्केट मूवमेंट्स हमें यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमें पता है अगर किसी भी तरीके का सरप्राइज एलिमेंट या कोई सरप्राइज चेंज या पॉलिसी मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो इस टाइम पे अब हम स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स या कैपिटल मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी या स्थिरता एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरीके का कोई शॉक देने के प्लान में नहीं लग रही है। अब आपको ये पता है कि शॉक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के होते हैं, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आरबीआई का जो नेक्स्ट स्टैंड है वो रेट को बढ़ाने पे है या कम करने के लिए है। जो भी चीज़ ग्रोथ की तरफ जा रही होगी वो स्टॉक मार्केट्स पे पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, और आरबीआई का जो डिसीजन इन्फ्लेशन कंट्रोल की वजह से ग्रोथ से दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, वो स्टॉक मार्केट्स पे भी अकॉर्डिंगली असर डालेगा। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं आप आरबीआई के इस न्यूट्रल मूवमेंट या स्टैंड्स के पीछे। इम्प्लीकेशन व्यूअर्स के लिए भी कुछ यहाँ पर है, आपके और मेरे जैसे लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और जिन्हें इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू मतलब वर्ल्ड वाइड नॉलेज होनी चाहिए मोर और लेस, उनके लिए ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर इन्फ्लेशन या गवर्नमेंट की जो फिस्कल स्पेंडिंग है उसके ऊपर हमारी एक आय हो। ठीक है, तो हमें वो फिगर्स को ध्यान रखते रहना है। इन्फ्लेशन अगर अभी भी टेम ही रहती है, इसका मतलब ये है कि कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट हमें इन्फ्लेशन में अगर नहीं देखने को मिलते आगे फ्यूचर में भी, तो आपके जो रियल रेट्स हैं वो डेफिनेटली गिरेंगे ही, यानी कि अगेन आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कमी होती हुई नजर आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टेबल भी नजर आएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पे पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। ऑल राइट, तो ये था आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स के बारे में। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज यूएस इंडिया ट्रेड टर्म्स। सो आपको पता है कि इंडिया के ऊपर यूएसए ने, यानी कि इंडियन गुड्स के ऊपर यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। सबसे पहले तो टैरिफ एक टाइप का टैक्स है जो हम दूसरी कंट्री के गुड्स के ऊपर लगाते हैं जब वो हमारी कंट्री में एंटर कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि किसी कंट्री के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का जवाब आप देते हो उल्टा और उसी कंट्री की तरह उनके गुड्स के ऊपर टैक्स लगा करके। जैसे इंडिया ने अगर मेरे गुड के ऊपर 10% टैरिफ लगाया तो ये दूसरी कंट्री भी इंडिया के ऊपर एज रेसिप्रोकल टैरिफ 10% या 15% या जितना भी परसेंटेज टैक्स का लगाएगी। रेसिप्रोकल टैरिफ ओरिजिनल टैरिफ नहीं है, वो एक जवाब है। ठीक है, तो यहाँ बात रेसिप्रोकल टैरिफ्स की हो रही है। तो इंडियन गुड्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इंडिया और यूएसए ने आपस में ट्रेड डील करके बात करके नेगोशिएशंस पे पहुंच के उसको 18% लेकर के आए हैं। आपको पता है ये टैरिफ रेट्स बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से जो यूएसए के टैरिफ रेट्स हैं वो शुरुआत में 50% तक, 25% से लेकर के 50% तक हमें बढ़े हुए दिखे हैं, बट अब वो लेवल जो है उसको नीचे ला करके 18% पर सेटल डाउन हुआ है मामला फिलहाल। ठीक है, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो टैरिफ चेंजेस डायरेक्टली ऑल्टर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी किसी कंट्री के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है या घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली ये चीज़ असर डालती है। ठीक है, अब ये जो लोअर रेसिप्रोकल टैरिफ है, अब पिछले लेवल्स के मुकाबले में तो ऑब्वियसली 18% को हम कम ही मानेंगे, वो इंडियन गुड्स के एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा इन फ्यूचर। बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स यूएसए के मार्केट में अपने लिए एक बड़ी जगह देख सकते हैं। यूएसए का अच्छा खासा मार्केट का एक्सेस वो देख सकते हैं कि उन्हें मिल रहा है। अब उसके साथ साथ उनके एक्सपोर्ट गुड्स जो है वो कॉम्पिटिटिव भी होंगे क्योंकि उनके ऊपर पहले के मुकाबले में उतना टैक्स अब नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, देन सच डील्स ऑफन कम विद नॉन टेरिफ कंसेशंस। तो टेरिफ के कंसेशन के साथ साथ यहाँ पे कुछ नॉन टेरिफ कंसेशंस भी दिए जाते हैं ऐसी डील्स में जनरली, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट, रेगुलेटरी अलाइनमेंट, यानी कि रेगुलेशंस को लेकर के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के और
गुड्स की प्रोक्यूरमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ों में भी काफ़ी कंसेशंस और बेसिकली हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करता हुआ देखा जाए, ईजी अगर हो जाए हर चीज़, तो आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। तो ये टाइप के कंसेशंस भी मिलेंगे उसके साथ साथ। मार्केट रिएक्ट करेगा क्विकली, जैसे कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे थे अभी। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है ऐसे स्टेप्स की वजह से, तो उस कंट्री का जो मार्केट है वो भी रिस्पॉन्ड करता है, मार्केट प्रॉफिट की ओर जाता है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। तो ओवरऑल आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल इनफ्लोज भी, इन्वेस्टमेंट वाले पैसे भी ज़्यादातर आने लग जाएंगे, तो उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। व्यूअर्स के लिए यहाँ पर इम्प्लीकेशन ये है कि एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड फार्मा वगैरह के जितने भी हैं, जो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट के लिए, उनको ध्यान में ये रखना है कि उनको शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स के ऊपर, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और दूसरा ध्यान उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर देना है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत सिंपल करने पड़ेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स पहुंचाने के लिए, और गुड्स का पहुंचना थोड़ा आसान और थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा। वो प्रोसेसेस जितने स्ट्रीमलाइन होंगे, सिर्फ यूएसए में ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज में हमारे गुड्स उतना ही ज़्यादा हमें कमा करके देंगे। तो अब ये हमारे लिए नेक्स्ट एरिया है जहां हमारा फोकस बनना चाहिए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस और व्यूअर्स के लिए मेन इम्प्लीकेशंस हो गया रिगार्डिंग टू द रीसेंट ट्रेड डील। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी स्पाइक्स। तो इंडिया का नहीं, एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स है जो इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी या अस्थिरता कितनी है उसको नापता है। वो अपने ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पे चल रहा है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि किस लेवल की अनसर्टेनिटी या अस्थिरता अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में झूल रही है, जिसके वजह से वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस, जैसे कि हाई अनसर्टेनिटी जो है वो प्रिकॉशनरी सेविंग्स बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग जब बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके वजह से वो अपनी सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए। अब जितनी ज़्यादा सेविंग बढ़ेगी उतना ही जीडीपी अफेक्ट होगा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का, बिकॉज सेविंग एक लीकेज है। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सेविंग एक लीकेज होती है। इकोनॉमी में से जीडीपी को कम करने का काम सेविंग के थ्रू होता है, बिकॉज आप जब खर्च नहीं कर रहे और बचा रहे हो पैसे, तो वो पैसे ना आपका खर्चा बन रहे हैं और ना किसी और की कमाई, जिसको बेसिकली आप वो पैसे दे रहे हो। तो जब तक इनकम अर्न नहीं करी जा रही तब तक वो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा। तो सेविंग्स बढ़ने के चांसेस, उसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज भी कम होने के चांसेस हैं, बिकॉज जब हमें भरोसा ही नहीं है वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, तो हमारे कैपिटल फ्लोज कम से कम रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अपने घर में ही रखना चाहेंगे, दैट कैन, और उसके साथ साथ रिस्क प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने पे आप दो चीज़ें देखते हो, एक तो कितना रिटर्न मिल रहा है, दूसरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में। तो रिस्क जितना ज़्यादा बढ़ता है, आपके लिए रियल रिटर्न जो है वो उतना ही कम होता जाता है। तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न भी, रिस्क प्रीमियम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देन दे कैन शो स्लो, अब इस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट स्लो होगी, ऑब्वियसली, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। और करेंसी और बॉन्ड मार्केट्स में भी ज़्यादातर वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज एक जगह अनसर्टेनिटी, स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, हाउस होल्ड्स, हर जगह, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह आपको वो अनसर्टेनिटी फैलती हुई दिखाई देती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी टफर ट्रेड ऑफ्स करने पड़ेंगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी में इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच का जो ट्रेड ऑफ होता है वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक तरफ आपको ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, वो आपके हाथों में है पूरी तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी तो अनसर्टेनिटी से सफ़र कर रही है। दूसरी तरफ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, बिकॉज इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो ये ट्रेड ऑफ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। व्यूअर्स के लिए इम्प्लीकेशंस ये हैं कि नॉइजी डेटा मोस्टली एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी रिएक्शंस भी कंट्रीज के अक्रॉस, और हायर वैल्यू फॉर सेफ एसेट्स। अब यहाँ पे ऐसे एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी जो काफ़ी सेफ होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिलता है एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है, हर बारी मिल जाता है, उसमें कोई उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए नहीं मिलते। ऐसे एसेट्स की डिमांड अब ज़्यादा होने वाली है। इंडिया के लिए जो इंपोर्ट के प्राइजेस हैं, जैसे ऑयल का हो गया, कमोडिटीज़ का हो गया, एंड उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की डिमांड है, उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, अस्थिरता देखने को मिल सकती है। एंड अब हमारी
न्यूज़ है अबाउट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PMI बोलते हैं। तो बेसिकली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या PMI जो है वो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, कितना अच्छा एक्सपैंड कर रहे हैं, वो हमें दिखाता है। इसका मंथली डेटा हमें मिल जाता है, और 50 से ऊपर वैल्यू अगर आपकी PMI की आती है तो इसका मतलब आप एक्सपैंड कर रहे हैं बेटर पोजीशन में, और 50 से कम अगर आती है तो मतलब आप ख़राब सिचुएशन में, अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपका सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही सेक्टर्स में जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी स्लोअर यानी कम दिखाई दे रहा है। अलग अलग रेटिंग्स के हिसाब, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से, जैसे S&P's और भी दूसरी रेटिंग एजेंसीज ने रेट किया है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अभी थोड़ा सा कम लेवल पे चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। इसके कुछ की टेक अवेज हैं, जैसे PMIs आर लीडिंग इंडिकेटर्स फॉर GDP एंड ट्रेड। जितना अच्छा कंट्री का PMI जाता है, ट्रेड और GDP में कंट्री उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा आप मान के चलो। अब अगर मॉडरेशन है तो मतलब इन दोनों चीज़ों में भी मॉडरेशन देखने के लिए मिलेगा। ग्लोबल डिमांड भी कम हो सकती है इसकी वजह से, बिकॉज PMI अगर कम है, जैसे ओवरऑल जो PMI है वो कम चल रहा है, इसका मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अब जितना कम परफॉर्मेंस है, जितना कम प्रोडक्शन है, उतनी ही कम एम्प्लॉयमेंट है, उतनी ही कम डिमांड है, तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी की डिमांड भी आपको सॉफन या कम होती हुई दिखाई देगी। इस वजह से दैट वीकन्स एक्सपोर्ट आउटलुक फॉर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज। अब जो इकोनॉमीज एक्सपोर्ट पे ज़्यादातर डिपेंड करती हैं, उनके लिए ग्लोबल डिमांड का कम हो जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चंक ऑफ फंड्स जो हैं वो बहुत बड़े चंक ऑफ फंड्स वहाँ से आ रहे हैं आपके, और अगर वो सेक्टर सफ़र करेगा देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स रिएक्ट कर सकते हैं इसमें रेट कट्स वगैरह के थ्रू, जैसे RBI ने अभी अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है, वो अकोमोडेटिव बना सकते हैं, ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कम कर सकते हैं। एंड central banks may react, but this is depending on whether weak PMIs feed into lower inflation expectations. अब देखो होता क्या है कि हमने अभी डिस्कस किया कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग कम परफॉर्म करेंगी तो डिमांड भी कम होगी। अब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी कम होते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तब तो RBI के पास यहाँ पे बेसिकली एक रूम है रेपो रेट को कम करके ग्रोथ बढ़ा देने का या डिमांड को पुश करने का। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर पा रही, तो ये ऐसे रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट में उससे ज़्यादातर शेयर जो है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरली रहती ही है इकोनॉमी में, अगर वो है तब वो उससे और क्या ही कम होगी, तब आपका जो बेरोजगारी है वो नेचुरल लेवल पे स्टिक रहेगी। उस केस में प्राइजेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर डिमांड की कमी प्राइजेस की कमी में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तब उस केस में RBI के पास भी रूम नहीं बचेगा कि वो रेपो रेट को कम करके डिमांड को पुश कर सके। बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी जिस लेवल पे इन्फ्लेशन है वो उससे बढ़ जाएगी। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, इम्प्लीकेशन व्यूअर्स के लिए ये है कि एक्सटर्नल डिमांड कम है, उसके वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ पे तो सीलिंग लगेगी ही, एक्सपोर्ट ग्रोथ तो सफ़र करेगी ही। RBI का डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होगा इस चीज़ के ऊपर बेस्ड, और आपके फ्यूचर में आने वाले इनकम के और इंडस्ट्रियल नंबर्स और प्रोडक्शन नंबर्स और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स भी अफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज फिर क्या होता है कि फिर वो एक लूप भी बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज लो सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लो एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, लो डिमांड, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू लो प्रोडक्शन ओनली। तो वो एक लूप भी बन जाता है जिसे फिर आपको तोड़ने के लिए थोड़ा कुछ एक डिफरेंट पुश रिक्वायर्ड होगा। तो अब देखना हमें ये है कि ये जो भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं फ्यूचर में ये किस तरीके से आगे जाती हैं। आज तो RBI का स्टैंड न्यूट्रल है, अब क्या इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं और उसके वजह से RBI का स्टैंड कैसे बदलता है या सेम ही रहता है। जो कुछ इकोनॉमी में चल रहा है उस चीज़ को देखते हुए इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना हमारे एसेट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं, हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, और ग्लोबल लेवल पे भी नंबर्स एम्प्लॉयमेंट के, GDP के, इन्फ्लेशन के किस तरीके से मूव करते हैं, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के किस तरीके से मूव करते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें कैसे बदलती हैं या स्थिरता की ओर बढ़ती हैं।
तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो आपका जो अगला वीडियो है वो कब आएगा ये बताने से पहले इस सेशन के कुछ की टेक अवेज हम देख लेते हैं। 3 फेब से 10 फेब के जितनी भी इकोनॉमिक्स न्यूज़ है उसके ऊपर बेस्ड। सबसे पहले तो आरबीआई का स्टैंड न्यूट्रल, मतलब रेट्स जो हैं वो फिलहाल के लिए स्टेबल हैं। इन्फ्लेशन और ग्रोथ प्रिंट्स को हमें देखते रहना है, नजर रखते रहनी है। ट्रेड क्लैरिटी है, यूएस इंडिया की टेरिफ लैंग्वेज जो है वो हमारी कंट्री के एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर सकती है। और हाई अनसर्टेनिटी है और उसके साथ साथ मिक्स्ड पीएमआईज हैं। अनसर्टेनिटी, अस्थिरता इस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी थोड़ा सा मॉडरेट रिजल्ट्स ही हमें दिखा रहे हैं। तो उसकी वजह से ग्लोबल डिमांड पे थोड़ा असर पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के केस में रिस्क प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड दैट्स ऑल। सो अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी सैटरडे 28 ऑफ फरवरी को, जिसमें हम लोग 11 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक की इकोनॉमिक्स न्यूज़ को देखेंगे, उसके फैक्ट्स फिगर्स लर्न करेंगे और उसके साथ साथ उसके बेसिस, उसके पीछे छुपी उसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक और इम्प्लीकेशंस को समझेंगे। ऑल राइट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे को 28 फरवरी ओनली ऑन UGC नेट अड्डा 24/7। एंड आपको मेरे इकोनॉमिक्स बिहाइंड न्यूज़ के सारे सेशंस इस चैनल के वीडियोस सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो डू वॉच द वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।